दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। यहाँ हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें भूगोल विषय से यानी ज्योग्राफी के सीटेट के एग्जामिनेशन में पिछले विगत वर्षों में कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले वर्षों में, उनमें सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत जो हमारा भूगोल विषय है उससे किस तरीके के कैसे प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति रही है और कौन से सेगमेंट से कैसे कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ हम सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के PYQ जो कि किससे जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी विषय से जुड़े हुए हैं, भूगोल विषय से जुड़े हुए हैं, इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके प्रश्नों को जानते हैं, साथ में कुछ खास तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें ज्योग्राफी किसके अंतर्गत शामिल है। यह पेपर 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, उसमें सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत शामिल है, यानी भूगोल के जो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वह सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे। ध्यान रखें, वर्ष 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और लगातार कई वर्षों तक और कई ऐसे आनुवांशिक बीमारियां भी देखने को मिली थी वहां जो लोग रह रहे थे उनके पारिवारिक सदस्यों को, और इस पर एक मूवी भी बनी है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। आप उस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 1984 की ट्रेजेडी अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी और कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। अब बात करें कि उस समय जो गैस ट्रेजेडी हुई थी या भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस इंपॉर्टेंट थी या किस गैस ने सबसे महज रोल अदा किया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण रोल जिस गैस ने अदा किया था इसमें, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये जो कंपनी थी एक कीटनाशक कंपनी थी, ध्यान रखें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन किया जा रहा था। दूसरा, रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG गोदाम में विस्फोट हुआ था। सी है, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और डी ऑप्शन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG प्लांट में विस्फोट हुआ था। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था, ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसका मुख्य कारण सबसे एकदम सटीक कारण था क्या, ऑप्शन सी, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि वहां पर जो महिलाएं रह रही थी, उनके जो बाद में बच्चे पैदा हुए, उनमें भी आनुवांशिक बीमारियां देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है कथन। अभिकथन ए है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण आर है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। कूट क्या है, ए और आर दोनों गलत है। बी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। सी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यह प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ठीक है, देखिए आपको यह बताना है कि इनमें से सही कथन या सही विकल्प कौन सा है। और जो अभिकथन ए लिखा हुआ है उसमें क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की उपयोगिता उसकी प्रयोज्यता ही निर्धारित करती है कि वस्तु संसाधन है। यानी यहां पहला कथन बिल्कुल सही है कि वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। और कारण आर क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। यह कथन भी बिल्कुल सही है कि कुछ संसाधन है जैसे खनिज वगैरह, इनका आर्थिक मूल्य होगा,
जबकि हम जब किसी मनोरम दृश्य को देखते हैं किसी स्थान के, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो कारण आर है वह कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कहीं भी जो कारण आर है उसमें यह नहीं लिखा है कि किसी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता कैसे बताता है कि यह संसाधन है, ठीक है, और इसे कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो ध्यान रखें, दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या यह नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ध्यान रखिएगा क्या, मृदा परिच्छेदिका यानी हमारी पृथ्वी में जो मृदा की परत पाई जाती है इसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। एक तरफ से आप कहें कि कितनी परतों में मृदा डिवाइड है, इसे ही टोटल मिला के क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी उच्चावच, ऑप्शन सी समय, और ऑप्शन डी है वनस्पति जात प्राणी जात। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर मृदा का निर्माण होता कैसे है, सॉइल का निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो पृष्ठ है, जो ऊपरी परत है, इसमें ही मृदा का निर्माण होता है, और इस ऊपरी परत में मृदा का निर्माण भी विभिन्न परतों के रूप में होता है, और इसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इन विभिन्न परतों का निर्माण कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, जो बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं, शैल होती हैं, जिन्हें हम जनक शैल भी कह सकते हैं, मृदा के लिए जब हम संबोधित करेंगे, तो शैल है, जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जो अक्षय की क्रिया होती है, अक्षय के माध्यम से चाहे पवन हो चाहे हवा, इन चट्टानों को के छोटे छोटे टुकड़े जब उड़कर दूसरी जगह क्या होते हैं? व्यवस्थित जम जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब व्यवस्थित जमने के बाद एक परत का निर्माण होगा व्यवस्थित रूप से, तो इसे हम मृदा कहेंगे। और ये जो परतें हैं ये अलग अलग तरीके से जमती हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जनक चट्टानें होती हैं, सबसे पहले जनक चट्टानों के जो टुकड़े हैं ये जाकर सबसे पहले क्या होते हैं? जमते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? जनक चट्टाने के टुकड़े होते हैं मृदा की सबसे निचली परत में। फिर उसके बाद कुछ अक्षय पदार्थ आ जाते हैं, कुछ अलग से चट्टानी पदार्थ होते हैं जिसके ऊपर जम जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद बालू, रेत, ये इसके ऊपर जमते हैं। फिर सबसे उसके ऊपर सबसे ऊपरी परत जो होती है इसमें ह्यूमस वगैरह होते हैं, कुछ वनस्पतियां इसके भीतर आकर उसके ऊपर आ जाती हैं। तो उसकी जो ऊपरी परत होती है मृदा की वनस्पतियों और ह्यूमस से निर्मित होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मृदा की बात, अब जब इतनी परत की चट्टानों का इतनी परतों में मृदा का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब ये एक लंबी प्रोसेस है। इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय। तो ध्यान रखिएगा कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि उपयोग यानी हम भूमि का उपयोग कहां कहां करते हैं, इसके लिए प्रश्न फ्रेम किया गया है। प्रश्न में पहला कथन है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। दूसरा है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो उचित विकल्प चुनिए। ए है 1 और 2 दोनों गलत है, बी ऑप्शन है 1 सही है लेकिन 2 गलत है, सी ऑप्शन है 1 गलत है लेकिन 2 सही है, और डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है। सीटेट 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। देखिए, भूमि उपयोग, भूमि अपने आप में एक लैंड यानी भूमि बहुत बड़ा संसाधन है, विशाल संसाधन है, और भूमि में हम सड़क का निर्माण करते हैं, भूमि में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, भूमि में हम कृषि करते हैं, भूमि में हम अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भूमि में हम वन लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, भूमि में हम वानिकी करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। यानी भूमि केवल 2 चीजों तक सीमित नहीं है। इसमें क्या लिखा है? शब्द केवल। यहां पर पहला कथन इसी से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमि उपयोग से आशय केवल कृषि और वन से नहीं है, भूमि में सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि देखिए कहां पर कैसी स्थलाकृति है, जैसे कहीं पर चट्टानी स्थलाकृति है, कहीं पर पर्वतीय स्थलाकृति है, कहीं पर पठारी स्थलाकृति है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्रों का उपयोग कृषि आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है इनमें कृषि आदि का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में भूमि का उपयोग दरअसल उनकी स्थलाकृतियों पर निर्धारित होता है। तो दूसरा कथन क्या है? यहाँ पर सही है। 2 कथन सही है, पहला कथन गलत है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कि 1 गलत है लेकिन 2 सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब। यह प्रश्न सीटेट 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ठीक है।
चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं सहायता करती हैं। मेखलाओं का मतलब क्या है? रेंजेस से है, और इन रेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो रेंजेस हैं ये दरअसल क्या करती हैं और किस चीज में सहायता करती हैं। और देखिए इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नाम में ही क्या लिखा हुआ है? रक्षक मेखलाएं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ए, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। ऑप्शन बी है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऑप्शन सी है मृदा में नमी बनाए रखने में। और ऑप्शन डी है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। ठीक है, यह प्रश्न भी सीटेट 2019 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने का मुख्य मकसद है वह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है इस एग्जाम में वह कैसी रही है और किस तरीके के प्रश्नों को इस एग्जाम में फ्रेम किया जाता रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नों को कैसे फ्रेम किया गया है और किस चैप्टर से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, इसके अलावा ईयर वाइज लाने का भी मुख्य मकसद यही था कि आप इस बात को समझें कि जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि चूंकि क्या पूछा जा रहा है रक्षक मेखलाओं के बारे में। रक्षक मेखलाओं का मतलब ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसी छोटी छोटी रेंजेस जो किसकी रक्षा करती हैं? जो मृदा है, हमारी सॉइल है, जो इसकी रक्षा करती हैं। ठीक है, इस वजह से इनका नाम रक्षक मेखलाएं रखा गया है। तो जब भी रक्षक मेखलाओं की चर्चा आएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण की कोशिश में काम कर रही हैं। जैसे हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की, हिमालय जो मेखला है, जो श्रृंखला है, इसके बारे में खास बात क्या कि ये बहुत ठंडी जो हमारी तरफ हवाएं आती हैं, पवन आती हैं, उन्हें रोकता है। इस तरीके से हिमालय हमारे लिए एक वरदान के रूप में कार्य कर रहा है। एक ऐसी ही मेखला है हिमालय। ठीक है, इस तरीके से पश्चिमी घाट की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट भी एक मेखला के रूप में कार्य करता है, ताकि वह जो बहुत तीव्र गति से पवनें आती है डायरेक्ट वो हमारे ऊपर, या आप कहें कि भारत के ऊपर क्या ना करें, इंपैक्ट ना करें, इसका दुष्प्रभाव ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी मेखलाएं क्या करती हैं? हमें बचाने का कार्य करती हैं, रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। ध्यान रखें, जो रक्षक मेखलाएं हैं वो किस चीज में हमारी सहायता करती हैं कि वे पवनों की गति की रोकथाम की कोशिश करती हैं ताकि मृदा आवरण के संरक्षण में सहायता मिल सके। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो रक्षक मेखलाएं हैं इनके बारे में ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मृदा, सॉइल, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कारक है उन्हें समझने की कोशिश की, उन सभी प्रश्नों को जानने की कोशिश की जो आपके लिए विगत वर्ष में पूछे गए हैं। जैसे कि हमने बीच में चर्चा भी की, विगत वर्षों को प्रश्नों को लाने का बीच में मुख्य मकसद क्या है कि, और इस बारे में चर्चा करने का मुख्य मकसद इसलिए है कि देखिए आप 19, 20, 21, 22 के आसपास जिस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है आप उसी तरीके से फिर टॉपिक्स को पढ़ें। यानी किसी टॉपिक में किसी बारे में चर्चा हो रही है कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए कि जो मृदा की जो परतें हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हो सकता है यह भी पूछ लिया जाए कि किस परत के बाद कौन सी परत आती है। तो इसलिए भी इनके बारे में चर्चा बीच में कर दी जाती है ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।